बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर का थर्ड पेपर क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल पढ़ा रहा था। इस क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल के फर्स्ट यूनिट को हम लोगों ने शुरू किया था। फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पॉइंट हम लोग ने पढ़ लिया था। सेकेंड पॉइंट को भी हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन सेकेंड पॉइंट की कुछ खास बातें रह गई थी जिनको हम आज आपको पढ़ाएंगे। अब हम छोटे छोटे हिस्सों में तो सेकंड पॉइंट्स को पढ़ लिए थे, लेकिन उस फर्स्ट यूनिट का जो सेकंड पॉइंट था हमारा, जो एक लार्ज स्केल पॉइंट अपने दिया गया था, इसको आज हम लोग बृहद रूप से पढ़ेंगे कि वास्तव में ये कहना क्या चाह रहे हैं। जैसा कि आपको लिखा हुआ मिल रहा है, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद अ स्पेशल नीड एंड इट्स इंप्लीमेंटेशन फॉर इमर्सिएशन ऑफ द एलिमेंट्री एजुकेशन। विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा का प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिक पर पड़ने वाला प्रभाव। कहा जाता है कि स्कूली शिक्षा के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना में इस बात पे जोर दिया गया कि सभी सीखने वाले बालक चाहे वो समान बुद्धि के हों, मंद बुद्धि के हों, विशेष बुद्धि के हों, सभी सीखने वाले बालकों में अनुदेशात्मक शिक्षा का विशेष महत्व होता है। यदि पाठ्यक्रम में सीखने सिखाने की व्यवस्था को प्रभावी, सरल और महत्वपूर्ण बना दिया जाए तो शायद सीखने वाले बालक कह सकते हैं कि बड़े ही प्रभावीपूर्ण तरीके से शिक्षक द्वारा बताई गई बातों को ध्यान से सुनते हैं, उसको मन मस्तिष्क में आत्मसात करते हैं और भावी भविष्य के लिए अपने मस्तिष्क में उसको संदर्भित करते हैं। शिक्षक के द्वारा बताई गई विशेष बातों को वो अपने मस्तिष्क में रखते रहते हैं। इस मस्तिष्क में रखे हुए ज्ञान का वो भावी जीवन में प्रयोग करते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि यदि हम समान बालकों के साथ साथ इन विशिष्ट बालकों को कक्षा में उपेक्षित कर देते हैं या व्यक्तिगत तौर पे उनको कक्षा में ध्यान नहीं दिया जाता है, तो क्या होता है कि कुछ समय के उपरांत वो जो विशिष्ट बालक हैं, समान बालक तो शिक्षक द्वारा बताई गई बातों को आसानी से समझ लेते हैं, लेकिन ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन जो विशेष आवश्यकता वाले हमारे बालक हैं, ये विशेष आवश्यकता वाले बालक धीरे धीरे पढ़ाई से हटने लगते हैं और एक समय ऐसा आता है कि वो विद्यालय से ड्रॉप आउट हो जाते हैं या खुद संस्था में बराबर उपस्थित न होने के कारण संस्था द्वारा अवमान्य कर दिए जाते हैं और धीरे धीरे वो विशिष्ट बालक समान या प्राथमिक शिक्षा की जो व्यवस्था है उससे दूर चले जाते हैं। इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि प्राथमिक तौर पर, प्राइमरी लेवल पे, हम उन समान बालकों के साथ साथ विशिष्ट बालकों की शिक्षा की व्यवस्था का भी दायित्व निभाएं और जो हमारी प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण का जो उद्देश्य है उसको हम पूरा कर सकें। अब कुछ खास बिंदुओं के माध्यम से मैं आपको इसमें कुछ और जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको बताने का प्रयास करूंगा। इस महत्वपूर्ण बातों में कुछ खास बातें आती हैं, जिसमें सबसे पहला आता है लक्ष्य की प्राप्ति। जिसमें सबसे पहला आता है लक्ष्य की प्राप्ति। नंबर 1 हमारा है लक्ष्य की प्राप्ति। देखिए, प्राथमिक शिक्षा पे सबका अधिकार है। सबसे हमारा तात्पर्य है संपूर्ण भारत में रह रहे, जीवन यापन कर रहे संपूर्ण, कंप्लीटली, मतलब 7 से लेकर 14 वर्ष तक के बालकों को अनिवार्य और मुक्त शिक्षा दी जाए। अक्सर ये देखा जाता है कि समान बालकों को तो शिक्षा की व्यवस्था में तमाम सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, लेकिन विकलांग बालकों के लिए, विशिष्ट बालकों के लिए, अस्थिबाधित बालकों के लिए, दृष्टिबाधित बालकों के लिए, इन तमाम बालकों के लिए जो समान बालकों से थोड़ा अलग होते हैं, इन बालकों की शिक्षा की व्यवस्था में तमाम कमियां दिखाई देती हैं। जिसके कारण क्या होता है कि जो हमारा प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण का उद्देश्य है, कहने का तात्पर्य है, जो हमें मान के चलते हैं कि संपूर्ण बालकों को, संपूर्ण छात्रों को हम शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे, उसमें क्या कभी ना कभी त्रुटि होने लगती है। होता क्या है कि समान बालकों के साथ तमाम विद्यालय स्थापित कर दिया, तमाम स्कूल खोल दिए जाते हैं, लेकिन प्राथमिक स्तर पे इन विशिष्ट बालकों को, विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करने में हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि जो हमारा लक्ष्य है मींस
जिस लक्ष्य को हम लेके चले हैं कि संपूर्ण भारत के सभी छात्र छात्राएं जिनकी उम्र 7 से लेकर 14 वर्ष तक है, जो प्राथमिक शिक्षा पाने के अधिकारी हैं, इनकी शिक्षा की व्यवस्था हम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि सामान्य बालकों की शिक्षा की व्यवस्था तो उपलब्ध हम करा देते हैं, लेकिन जो विशिष्ट बालक हैं, जो मंदबुद्धि बालक हैं, या कह सकते हैं जो अस्थिबाधित हैं, दृष्टिबाधित बालक हैं, इन बालकों की शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध कराने में हम असमर्थता महसूस करते हैं। इसी कारणवश हम पूर्ण साक्षरता की बात नहीं कर पाते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक हैं, ये समान बालकों के साथ सामंजस्य नहीं कर पाते हैं, विद्यालय में जुड़ नहीं पाते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि धीरे धीरे विद्यालय व्यवस्था से ये कट जाते हैं। तो फिर जब हम ये विद्यालय व्यवस्था से कट जाते हैं, तो जो हमारा उद्देश्य है संपूर्ण सार्वभौमिक शिक्षा की उपलब्धता को पाना, ये पूरा नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होता है कि हम तमाम समस्याओं से ग्रसित हो जाते हैं। और बहुत सारी समस्याएं हैं जिसके कारण हम इस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। कारण क्या है कि समान बालकों के लिए तमाम विद्यालय खोले जाते हैं, लेकिन विशिष्ट बालकों के लिए, दृष्टिबाधित बालकों के लिए विद्यालय नहीं खोले जाते हैं। यदि विद्यालय खोले भी जाते हैं तो इन विशेष आवश्यकता वाले बालकों से विद्यालय की जो दूरी है वो काफी दूर होती है, मौसम के प्रभाव के नाते, कह सकते हैं क्षेत्र के नाते, तमाम आवागमन के साधनों के नाते, तमाम ऐसी चीजें होती हैं जिसके कारण ये विशेष आवश्यकता वाले जो बालक हैं ये विद्यालय में नहीं पहुंच पाते हैं। जबकि हम आज की बात करें, वर्तमान की बात करें, एट प्रेजेंट की बात करें, तो हमको देखने को मिलता है कि हमारे यहाँ अब देश में सड़कों का जाल सा बिछ चुका है। तो ये आवश्यक हो जाता है कि इन विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा की व्यवस्था का दायित्व भी सरकार निभाते हुए तमाम जगह जगह पे जहां आवश्यकता हो, जिस क्षेत्र में ज्यादा विकलांगों की संख्या हो, वहां पे सामान्य विद्यालयों के साथ साथ विशेष विद्यालयों को खोलने का कार्य करें। साथ ही साथ यदि वो संभव न हो सके तो विशेष आवश्यकता वाले कह सकते हैं बालकों को, बच्चों को सामान्य विद्यालयों में कुछ खास विशेष आवश्यकता को समझते हुए शिक्षा की व्यवस्था देने का कार्य किया जाए, तभी जाके हमारा जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति हो सकेगी। अब इसमें हम पढ़ेंगे नंबर 2 पॉइंट, संवैधानिक अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। नंबर 2 पॉइंट पढ़ेंगे हम, संवैधानिक अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। संवैधानिक अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। दूसरा पॉइंट हमारा है प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकता पर पड़ने वाले प्रभाव की हम बात कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट से हम समझेंगे इसको, संवैधानिक अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। भारतीय संविधान की धारा 45 में कहा गया है, अनुच्छेद की धारा 45 में कहा गया है कि 7 से लेके 14 वर्ष तक के बालकों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का व्यवस्था भारत सरकार के द्वारा कराया जाएगा। यदि हम ध्यान दीजिएगा, यदि हम संवैधानिक तौर पे अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की बात कर रहे हैं तो ये हमारा दायित्व बन जाता है कि सामान्य बालकों के साथ साथ हम विशिष्ट बालकों की शिक्षा की व्यवस्था भी उपलब्ध कराएं। तब जाके हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, जो अनुच्छेद की धारा 45 में कहा गया है कि 7 से लेकर 14 वर्ष तक के बालकों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा दी जाए, तभी जाके पूरा होगा। क्यों पूरा होगा? क्योंकि यदि हम उन बालकों में मतभेद की स्थिति पैदा कर देते हैं, सामान्य बालकों को तो हम विद्यालय व्यवस्था उपलब्ध करा देते हैं, शैक्षिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था उपलब्ध करा देते हैं, लेकिन अगर विशेष बालकों को, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को यदि हम शिक्षा की व्यवस्था नहीं उपलब्ध करा पाते हैं या 100% उनका नामांकन हम नहीं दे पाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारी कमी होती है। और जिसकी हम बात करते हैं, भारतीय संविधान की बात करते हैं, जिससे हमारा पूरा देश चलता है, हमारी पूरी संस्था की व्यवस्थाएं चलती हैं, शायद वो पूरा ना हो पाएगा। इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि संवैधानिक तौर पे जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि 6 से लेके, कहने का तात्पर्य अभी 6 कर दिया गया, पहले 7 था, 7 से लेकर 14 वर्ष तक के बालकों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा की जो बात कही जा रही है वो हर हाल में पूरा हो, और वो तब जाके पूरा होगा जब सामान्य बालकों के साथ साथ हम विशिष्ट बालकों की शिक्षा की व्यवस्था भी उपलब्ध करेंगे। अब इसी कड़ी में तीसरा पॉइंट हम लोग समझेंगे, इसी कड़ी में तीसरा पॉइंट हम लोग समझेंगे, वो हमारा है नंबर तीसरा पॉइंट, तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वो है हमारा
शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति, नंबर 3 तीसरा पॉइंट हमारा जो है शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति। कहने का तात्पर्य है कि शैक्षिक उद्देश्यों से प्राप्ति से तात्पर्य है, कहने का तात्पर्य है कि शिक्षा के द्वारा ही हम उन विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षित करके, उन्हें सिखा के, समझा के, समाज की व्यवस्था में शामिल करके और एक ऐसा वातावरण तैयार हम करते हैं जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बालक, चाहे वो शारीरिक आवश्यकता संबंधित हो, मानसिक आवश्यकता संबंधित हो, इन तमाम बालकों के लिए एक खास प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है, जिससे कि हमारे जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति होने लगती है। कहने का तात्पर्य है विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए हम एक खास प्रकार के शैक्षिक व्यवस्था को निर्धारित करते हैं। उस शैक्षिक व्यवस्था को निर्धारित करने के बाद हम उनको लागू करते हैं और वो बालक बालिकाएं वो हमारे छोटे छोटे बच्चे जो प्राथमिक शिक्षा में अध्ययनरत हैं, जो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वे सामान्य बच्चों से, सामान्य बालकों से थोड़ा सा अलग होते हैं, लेकिन उनके लिए जो शिक्षा की व्यवस्था की गई है उसकी सहायता से वे शिक्षा ग्रहण करते हैं। और जो हमारा शैक्षिक उद्देश्य है सबको ज्ञानवान बनाना, उस ज्ञान के द्वारा उस बालक के मस्तिष्क का शारीरिक, मानसिक, व्यक्तिगत विकास करना, विकास के उपरांत उसको सभ्य और बेहतर नागरिक बनाना, ये हमारा पूरा होना रहता है। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में थोड़ी सी बातें हम और करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अक्सर ये देखा जाता है कि जो विकलांग बालक होते हैं, जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं, जो अस्थिबाधित बालक होते हैं, ये बालक धीरे धीरे क्या होता है कि समाज में समायोजन नहीं कर पाते और धीरे धीरे शिक्षा की व्यवस्था से थोड़ा सा अलग हो जाते हैं। शिक्षा की व्यवस्था से अलग होने के कारण ये जिनका वास्तविक जीवन है इससे परे हो जाते हैं और एक काल्पनिक दुनिया में खो जाते हैं, जिससे कि इनका जो मानसिक विकास है अवरुद्ध होने लगता है और इस मानसिक विकास की अवरुद्धता के कारण इनका जो व्यक्तिगत विकास है वो भी अवरुद्ध होने लगता है और वे समाज के लिए जहां एक आवश्यक विषय वस्तु बन सकते थे वहां एक समस्या भी कभी कभी पैदा कर देते हैं। इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति को समझते हुए विशेष आवश्यकता बालकों के लिए विशेष प्रकार के शैक्षिक व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए और जहां तक संभव हो ये कोशिश किया जाए कि जिस प्रकार का छात्र है उसी प्रकार के छात्र को एक ऐसी शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए जिससे कि वो शिक्षा प्राप्त कर सके, शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ अपना शारीरिक और मानसिक विकास कर सके, शारीरिक और मानसिक विकास के साथ साथ अपना व्यक्तिगत विकास कर सके और उस व्यक्तिगत विकास को आगे बढ़ाते हुए वो शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त कर सके, साथ ही साथ वो अपने भविष्य के लिए भविष्य जीवन की प्रतिपूर्ति भी कर सके। शिक्षा के माध्यम से ही तमाम उसे कह सकते हैं व्यावसायिक पाठ्यक्रम उपलब्ध करा दिए जाएं ताकि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने के दौरान वो भविष्य निधि संबंधित तमाम योजनाओं को क्रियान्वयन करना शुरू कर दे। अब इसी कड़ी में हम चौथा पॉइंट पढ़ते हैं, उत्तम नागरिक बनाना। उत्तम नागरिक बनाना लेकिन उत्तम नागरिक बनाने से तात्पर्य होता है, जैसा कि मैं बता रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, कोठारी कमीशन 1964 में कहा गया था कि शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य होता है भावी भविष्य को तैयार करना। कोठारी कमीशन में कहा गया था कि शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य होता है भावी भविष्य को तैयार करना। वो भविष्य देश का होता है, समाज का होता है, उस पूरी सोसाइटी का होता है और कहा भी जाता है कि सभ्य समाज में शब्द राज्य होता है, सभ्य राज्य में ही शब्द देश की कल्पना की जा सकती है, प्रजातंत्र की कल्पना की जा सकती है और वो बेहतर प्रजातंत्र ही विश्व विस्तार पटल पे किसी समाज का, देश का नाम रोशन कर सकता है। अक्सर ये देखा जाता है कि जो विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं किसी कारणवश वो सामान्य बालकों के साथ समायोजन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि धीरे धीरे वो विद्यालय व्यवस्था से कट जाते हैं और जब शिक्षा से वो वंचित हो जाते हैं, शिक्षा से वे अलग हो जाते हैं, तो शिक्षा से अलग होने के उपरांत उनका जो व्यक्तिगत जीवन है वो प्रभावित होने लगता है। वे एक शब्द और बेहतर नागरिक बनने
बनते बनते रह जाते हैं और समाज में एक अपना अलग ही विचार पैदा कर लेते हैं और जिसके कारण वे एक बेहतर नागरिक नहीं बन पाते हैं। अपनी समस्याओं से ग्रसित होते होते वो समाज में तमाम समस्याएं पैदा करने लगते हैं। इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि हम प्राथमिक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समझ के उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध कराएं जिससे कि उन बालकों का शारीरिक, मानसिक, व्यक्तिगत विकास हो सके और इस विकास के उपरांत वे भारत के लिए एक उत्तम नागरिक बन सके। अब इसी कड़ी में पश्चिमी बात हम समझते हैं देश का शैक्षिक विकास करना। देश का शैक्षिक विकास करना देश का शैक्षिक विकास करना। देखिए, देश का शैक्षिक विकास करना कहने का तात्पर्य है कि जिस देश में जितने अधिक साक्षरों की संख्या होती है वह देश उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर हम विश्व विस्तार की बात करें, विश्व के तमाम देशों की बात करें तो हमें देखने को मिलता है कि विश्व में तमाम ऐसे देश हैं जहां पे जो साक्षरता का प्रतिशत है वो 99% है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत 99% है। विश्व की बात करें, तमाम देश जो है विश्व के तमाम देश जो हैं उनके यहाँ जो साक्षरता का प्रतिशत है वो 99% है। लेकिन यदि हम भारत की बात करें तो भारत में देखने को मिलता है कि भारत में जो साक्षरता का प्रतिशत है वो 76 पॉइंट अनुमानतः है। इसकी प्रमाणिकता भी स्पष्ट नहीं हो पाई है क्योंकि तमाम राज्यों में जो शिक्षा का स्तर वो अलग अलग है। लेकिन एक अनुमानतः कहा जाता है कि भारत में जो शिक्षा का साक्षरता का प्रतिशत वो 76% है। अब यदि कल्पना करिए कि यदि विश्व के तमाम देशों में अगर साक्षरता का प्रतिशत 99 है तो स्वाभाविक सी बात है जिस देश में, जिस समाज में जितने अधिक शिक्षित लोग रहते हैं उस समाज का विकास उतने ही बेहतर तरीके से होता है। और यदि हमारे देश में साक्षरताओं की संख्या कम है तो जाहिर सी बात है कि जब साक्षरतों की संख्या कम होगी, साक्षर कम होंगे तो हमारे देश का जो शैक्षिक ग्राफ है, जो एजुकेशनल ग्राफ है वो जाहिर सी बात है कम होगी। इसके लिए आवश्यक होता है यदि हम चाहते हैं कि देश का शैक्षिक विकास करना, देश में सभी लोगों के लिए शिक्षा उपलब्ध कराना, तो आवश्यक हो जाता है कि समान बालकों के साथ साथ विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा की व्यवस्था भी हम कराएंगे, तभी जाके हम अपने देश में शैक्षिक स्तर की स्थिति को ऊंचा उठा सकते हैं। इसी क्रम में हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे, शिक्षित कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। 6 पॉइंट हमारा है। शिक्षित कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। देखिए, अगला पॉइंट हमारा है शिक्षित कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। शिक्षित कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ना कहने का तात्पर्य है कि यदि हम सामान्य बालकों के साथ साथ विशेष आवश्यकता वाले बालकों को प्राथमिक स्तर पे अगर हम शिक्षित कर देते हैं, उनको ज्ञानवान बना देते हैं, तो वे बालक जो कभी समाज से कटने का प्रयास करते हैं, शिक्षा की व्यवस्था से हटने का प्रयास करते हैं, वो शिक्षा की व्यवस्था में शामिल होंगे, शिक्षित बनेंगे तो जागरूक बनेंगे तो समाज में उत्पन्न तमाम गतिविधियों में भाग लेंगे और उन गतिविधियों के भाग लेने के कारण वे आगे चल के प्राथमिक स्तर से भी आगे चल के जब युवा होंगे तो देश के एक बेहतर और सुरक्षित नागरिक बनेंगे, जिसके कारण वे समाज की तमाम प्रक्रियाओं में भाग लेंगे और अपना ही नहीं समाज का, राष्ट्र का नाम पूरे विश्व विस्तार पर रोशन करेंगे। तमाम ऐसे उदाहरण देखने को मिल सकते हैं। अभी हम बात करें हमारे भारतीय फिल्म जगत के प्रसिद्ध संगीतकार डॉक्टर रविंद्र जैन, जिन्होंने टीवी सीरियल, सबसे प्रसिद्ध टीवी सीरियल जो रामायण था उसका संगीत उन्होंने दिया था।
इसके अलावा तमाम फिल्मों में उन्होंने अपना संगीत दिया था, राष्ट्रीय प्रोटेक्शन की तमाम फिल्मों में उन्होंने अपना संगीत दिया था। वो जन्म से अंधे थे, ब्लाइंड थे, लेकिन उनके अंदर गायन और वादन दोनों की कला थी। एक बेहतर भी मतलब कह सकते हैं कि बेहतर संगीतज्ञ थे। उनके द्वारा बनाए गए धुनों को आज भी आत्मसात किया जाता है। तो एक उदाहरण है ये, कहने का तात्पर्य है कि यदि हम उन विकलांगिक लोगों को या विशेष आवश्यकता वाले लोगों को शिक्षित करते हैं, जागरूक करते हैं, तो जो हमारे समाज की मुख्य धारा है, समाज की मुख्य धारा से तात्पर्य है कि जो जीवन जीने की कला है उसमें हम उनको शामिल कर सकते हैं और उनके अंदर शारीरिक, मानसिक, व्यक्तिगत कमियां होते हुए भी वो आगे चल के भविष्य में एक बेहतर नागरिक होके देश की मुख्य धारा या देश की व्यवस्था में शामिल हो सकते हैं। अगला पॉइंट हम इसका पढ़ेंगे, दुर्गम में पहुंच हुई विद्यालयों का स्थान। अगला पढ़ेंगे हम लोग दुर्गम तथा पहुंच विहीन स्थानों पर विद्यालयों की स्थापना। कहने का तात्पर्य है यदि हम चाहते हैं कि हमारा प्राथमिक शिक्षा का जो लक्ष्य है वो पूरा हो, सार्वभौमिकता का जो उद्देश्य लेके हम अपने यहाँ प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध कराते हैं वो पूरा हो, तो इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि समान विद्यालयों के साथ साथ विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था भी उपलब्ध कराएं। और ये शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध हो सकती है जब हम समान बालकों के साथ साथ, समान बच्चों के साथ साथ विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा की व्यवस्था भी उपलब्ध करा सकें। और यदि हम इन विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध नहीं करा पाएंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारा सार्वभौमिकरण का उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसके लिए आवश्यक होता है कि दुर्गम तथा पहुंच विहीन, दुर्गम तथा पहुंच विहीन, पहुंच विहीन, दुर्गम तथा पहुंच विहीन। दुर्गम मतलब ऐसे जगह जहां पे जाने में कठिनाई होती है। भारत के प्रत्येक क्षेत्रों में देखा गया है कि अलग अलग जगहों पे वातावरण या पर्वतीय क्षेत्रों में या मैदानी क्षेत्रों में जो वहाँ का मैदानी इलाका है वो अलग अलग, कहीं पहाड़ हैं, कहीं पथरीली जमीन है, कहीं पठार हैं, कहीं नदियां हैं, कहीं मैदानी इलाके हैं। इन तमाम अव्यवस्थाओं के कारण समान बालक तो विद्यालय पहुंच जाते हैं, लेकिन विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं उनको विद्यालय पहुंचने में असुविधा होती है। साथ ही साथ पहुंच विहीन तमाम ऐसे क्षेत्रों में देखा गया है कि विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध तो करा दी गई है, लेकिन होता क्या है कि उनको विद्यालय पहुंचने के लिए बहुत समय लगाना पड़ता है। कभी कभी बाढ़ आ जाती है तो वो पानी से होके जाना पड़ता है, नाव के द्वारा जाना पड़ता है। इसमें समान बालक तो किसी न किसी की सहायता लेके चले जाते हैं, लेकिन जो विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं उनको उस स्थान में पहुंचने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जिसके कारण क्या होता है कि 2-4 बार प्रयास के बाद अगर वो सक्षम नहीं हो पाते हैं तो शिक्षा की व्यवस्था धीरे धीरे हट जाती है। इसके लिए आवश्यक होता है कि खास तौर पे उन क्षेत्रों में विशेष आवश्यकता वाले विद्यालय स्थापित कराए जाएं जहां से आसानी से विशेष आवश्यकता वाले छात्र छात्राएं अपना अध्ययन ले सके, प्राप्त कर सके, क्योंकि यदि वो विद्यालय पहुंच जाएंगे तभी अध्ययन को प्राप्त कर पाएंगे, और विद्यालय तक नहीं पहुंचेंगे तो शायद अध्ययन को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसी कड़ी में अगला हम पॉइंट पढ़ेंगे, गुणवत्ता प्रारंभिक शिक्षा। गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा। गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा। देखिए जैसा कि मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि समान बालक बालिकाएं जो हैं वो शिक्षा की व्यवस्था में आसानी से भाग ले लेते हैं, वो शिक्षक द्वारा बताई गई बातों को सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। लेकिन अक्सर देखने को क्या मिलता है कि जो विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं वो सीखने में, समझने में अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। शिक्षक द्वारा बताई गई बातों को शायद वो सीखने में कठिनाई महसूस करते हैं। इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि जो हमारी प्राथमिक शिक्षा का जो व्यवस्था है, समान बालकों के लिए तो ठीक व्यवस्था है, लेकिन विशेष आवश्यकता वाले जो बालक हैं, यदि हम चाहते हैं कि समान बालकों के साथ साथ विशेष आवश्यकता वाले बालकों को भी गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा मिले, इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि वो भी पूरा का पूरा सीखें। अब वो सीखेंगे कैसे? इसके लिए हम गुणवत्ता मतलब क्वालिटी
क्वालिटी कंप्लीट एजुकेशन की बात करते हैं, उस क्वालिटी एजुकेशन में हम देखते हैं कि जो प्राथमिक शिक्षा में प्रायोगिक किताबें हैं, पुस्तकें हैं, इनमें थोड़ा सा तकनीकी को शामिल किया जाए। कहने का तात्पर्य है कि यदि दृष्टिबाधित बालक बालिकाएं हैं उनको पढ़ने के लिए ब्रेल लिपिक पुस्तकों की व्यवस्था की जाए। जो अस्थिबाधित बालक बालिकाएं हैं, जो अस्थिबाधित हैं, उनको बैठने के लिए घुमावदार सरलपूर्ण आरामदेह कुर्सियों की व्यवस्था की जाए। जो मूक बधिर बालक हैं उनको सांकेतिक चित्रों के माध्यम से पढ़ाया जाए, या जो कह सकते हैं बधिर बालक हैं उनको चित्रों के माध्यम से पढ़ाया। ये तमाम तकनीकी और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम प्राइमरी एजुकेशन की जो क्वालिटी उसको डेवलप कर सकते हैं, और जो कह सकते हैं कि जो स्पेशल चिल्ड्रेंस हैं, विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं, इनको भी हम शिक्षा की व्यवस्था में शामिल करके गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा प्रदान करके उनका भी शारीरिक मानसिक व्यक्तिगत विकास हम कर सकते हैं। इसी कड़ी में हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे, शाला त्यागी। वह अशिक्षित शाला त्यागी या अशिक्षित बालकों की शिक्षा। देखिए अक्सर ऐसा भी देखा गया है कि समान बालक तो शिक्षा की व्यवस्था में शामिल होते हैं, लेकिन किसी कारण विशेष आवश्यकता वाले जो बालक हैं वो किसी न किसी कारण परिकार के कारण शिक्षा की व्यवस्था में वो हट जाते हैं, वो शिक्षा की व्यवस्था में शामिल नहीं हो पाते हैं, और हमारा जो प्राथमिक स्तर पर स्वाभिकरण का उद्देश्य वो पूरा नहीं हो पाता है। कहने का तात्पर्य है, ऐसा मान के चलते हैं कि कम से कम प्रत्येक बालक को नहीं ज्यादा तो 5वीं से लेकर 8वीं तक का जो अध्ययन कार्य है वो उसे कंप्लीट कर लेना चाहिए, पूरा कर लेना चाहिए। लेकिन देखने को अक्सर मिलता है कि तमाम ऐसे बालक बालिकाएं होते हैं, खासतौर पे वो बालक बालिकाएं जो विशेष आवश्यकता पूर्ण हैं, ये बालक बालिकाएं शिक्षा की व्यवस्था में कारण परिकारण के कारण व्यवस्था से परे हो जाते हैं, शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं। और जो हमारा जब वो शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाएंगे तो जो हमारा सर्वबंधन का उद्देश्य है, सबको शिक्षा देने की जो बात है वो नहीं पूरी हो पाएगी। अब नहीं पूरी हो पाएगी तो हमारा जो प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। यदि हम चाहते हैं प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य पूरा हो, सभी लोगों को शिक्षा प्राप्त हो, सभी लोग शिक्षा की व्यवस्था में शामिल हो और सबको ज्ञान की व्यवस्था में शामिल करके किसी भी समाज या देश का विकास किया जाए, इसके लिए आवश्यक होता है कि उन विशेष आवश्यकता वाले बालकों को जो या तो अशिक्षित हैं या किसी कारणवश विद्यालय छोड़ चुके हैं, इनको भी शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए तमाम योजनाएं चलाई भी गई योजनाएं। जैसे हमारे यहाँ जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 बना तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बात रखी गई थी कि जो स्पेशल चिल्ड्रेन हैं, विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं, इसमें जो विशिष्ट हैं मतलब समाज से अति प्रतिभाशाली हैं, इनके लिए प्राथमिक स्तर पर नवोदय विद्यालय बनवाए जाएं। और एक ये भी बात रखी गई कि खास तौर पर विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए विकलांग विद्यालयों की स्थापना कराई जाए, मुद्रणशालाओं की स्थापना कराई जाए। और पुनःचर्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 जब बना तब एक बात रखी गई कि आवश्यकता के अनुरूप तमाम क्षेत्रों में तमाम नए शैक्षिक कार्यक्रम और योजनाएं चलाए जाएं, जिसके माध्यम से वे छात्र छात्राएं जो किसी कारणवश विद्यालय नहीं पहुंच पाए हैं, वे भी अपना शिक्षण कार्य पूरा कर लें, कंप्लीट कर लें। इसके लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना चलाई गई, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना चलाई गई। साथ ही साथ विकलांग बच्चों को, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विद्यालय व्यवस्था जोड़ने के लिए आंगनबाड़ी की व्यवस्था कराई गई, ताकि बच्चा प्रारंभिक स्तर से ही विद्यालय में जाने के लिए तत्पर हो सके और शिक्षा व्यवस्था में भाग लेने के लिए वो शामिल हो सके। इसका आखिरी और अंतिम बिंदु हम लोग पढ़ेंगे 100% नामांकन। 100% नामांकन, 100% नामांकन। देखिए 100% नामांकन से तात्पर्य होता है, 100% नामांकन से तात्पर्य होता है कि यदि हम चाहते हैं
कि जो हमारी प्राथमिक शिक्षा का सामान्यीकरण का जो उद्देश्य है वो पूरा हो, कंप्लीट हो। इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि जो बच्चों के नामिनेशन की संख्या, मतलब जो एडमिशन की संख्या, वो 100% हो। यदि हम विशेष आवश्यकता वाले बालकों को छोड़ देते हैं, सिर्फ सामान्य बालकों की बात करते हैं, तो शायद हमारा 100% जो नामांकन की बात है वो अधूरी रह जाएगी, जिसके कारण हमारा जो शिक्षा का उद्देश्य है, कंप्लीट एजुकेशन टू प्रोवाइड इन ऑल एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राथमिक स्तर पे जो हम उद्देश्य को लेकर चले कि सभी को शिक्षा प्रदान कराएंगे, वो शायद पूरा नहीं हो पाएगा। इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि 100% नामांकन हम उपलब्ध कराएं और इस 100% नामांकन को पूरा करने के बाद कुछ खास विशेष चीजों को शामिल करके, जैसे तकनीकी को शिक्षा को आकर्षक बनाकर विद्यालय की व्यवस्था को रोचकपूर्ण बना के 100% नामांकन की स्थिति को पूरा कर सके और जो हमारी प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य है, सभी के लिए शिक्षा, अनुदेशात्मक तत्वों की प्राप्ति हो सके। आज के लिए बस इतना ही। अब अगली कक्षा में हम लोग